खार्ग आइलैंड पर जो हमला हुआ था वो अमेरिका ने यूएई से किया। इसलिए खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने फिर से यूएई पर अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान ने यूएई की फुजेराह पोर्ट पर हमला किया है। फुजेराह एक अहम ऑयल एक्सपोर्ट हब है। ईरान इसे लगातार टारगेट कर रहा है। शनिवार को भी जब ईरान ने इस पोर्ट पर हमला किया था तो भारत का जग लाट की शिप उस पोर्ट पर था और वहां ऑयल टर्मिनल से शिप पर क्रूड ऑयल लोड हो रहा था। राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा कल रात भी ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास हमला किया, जिसके बाद दुबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन को रोक दिया गया था। देखिए कैसे धुआं निकल रहा है, जो तस्वीरें दुबई से आ रही। तो बेचारा यूएई फंस गया है क्योंकि अमेरिका वहां से अटैक करता है और ईरान चूंकि अमेरिका तक क्या ही मारेगा तो वो यूएई पर अटैक करता है कि तुम क्यों अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहे हो। हालांकि इस बीच भी यूएई लगातार अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। दुनिया भर में यूएई की हालांकि तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से वहां पर हालात को संभालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ट्रंप के चक्कर में सब फंसे हुए हैं। इस तरह के हमले करके ईरान यह बता रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है। युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, वो भी जाने को तैयार है और इसलिए अब वो घातक मिसाइलें निकाल रहा है। ईरान ने युद्ध में पहली बार सेजल 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है, नाचने वाली मिसाइल। पहले आप इस मिसाइल की एक झलक देखिए, फिर आपको बताता हूं कि यह कितनी खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका को नचा रही है। ईरान की नई मिसाइल को डांसिंग मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दावा है कि यह हवा में नाचती हुई दिशा बदलती है, जिससे आयरन डोम, पेट्रियट या थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाने में हांफ जाते हैं। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की। इसमें 700 से 1000 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है, जिससे इसे जल्दी और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इधर ईरान अपनी ताकत दिखाता चला जा रहा है। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन उस पर भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आ रही हैं। जो एक और तस्वीर है, देखिए। तो यह युद्ध तो रुकने से रहा, अभी फिलहाल तो लग नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप को जब मदद मांगने की नौबत आ गई है, तभी आप समझ जाइए कि ईरान जो है वो कैसे अपर हैंड लिए हुए है और ये मामला कितना भयावह होता जा रहा है। लेकिन पाठशाला में अब अगला चैप्टर, भाई यहां भी तो चल रहा है ना इसको लेकर बवाल। ममता सिलेंडर लेकर सड़क पर आ गई, संसद में अलग बवाल। पीएम मोदी के सामने सिलेंडर वाला महा चैलेंज कैसे खड़ा हुआ। सिलेंडर की गजब जमाखोरी, ताबड़तोड़ एक्शन, लेकिन पब्लिक को कितनी राहत मिल रही। ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही। सिलेंडर के बाद अब बढ़ने लगी महंगाई। ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुका तो क्या गजब होने वाला है। और बंगाल चुनाव में ममता ने सिलेंडर को बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी क्या कर पाएगी, क्या जवाब दे पाएगी, अब इसका चैप्टर। ईरान और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, पिस दुनिया रही है। जिन देशों में तेल गैस की सप्लाई बाहर से होती है वो सब फंसे हुए हैं। और हमारे सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, क्योंकि एलपीजी को लेकर ऐसा कोहराम मचा कि सड़क से लेकर संसद तक बवाल होने लगा। राजनीति में अब भी एलपीजी को लेकर गजब घमासान मचा हुआ है। संसद में वो बवाल हो रहा है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी तो सिलेंडर लेकर सड़क पर आ गई। आज बंगाल में कल ही चुनाव का ऐलान हुआ है और आज ही गैस सिलेंडर का मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाकर सड़कों पर गदर मचा दिया। आप देखिए, महिलाओं के साथ वो आ गई कि सिलेंडर कहां है भैया, बताओ मोदी जी। इस राजनीति के बारे में आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि अब एलपीजी को लेकर स्थिति क्या है, क्या हालात अब सुधरने की उम्मीद दिख रही है। अब सरकार वही कह रही है जो हमने पाठशाला में डे 1 पर कहा था। क्या कहा था आपको बताऊंगा। आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। एलपीजी क्राइसिस को लेकर सिलेंडर की गजब जमाखोरी और कालाबाजारी कैसे चल रही है वो भी दिखाऊंगा। इतने सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पब्लिक को राहत मिल रही है, नहीं मिल रही है। संकट कितना बड़ा होने वाला है। क्या महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुका तो क्या क्या गजब आफत आने वाली है। सबका चैप्टर खोलूं उससे पहले एक झलक देखिए। वो स्थिति यही है कि एलपीजी गैस ना मिलना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है।
घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कालाबाजारी कर रही है सरकार और सरकार में मिले हुए लोग। यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। एलपीजी पर मचे घमासान के बीच राजनीति में कैसे गदर मचा हुआ है, पहले वो देखिए। आज भी एलपीजी के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी वालों ने संसद भवन के बाहर, संसद के अंदर, सड़क पर इस मुद्दे को उठाया। संसद के बाहर मकर द्वार पर विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर के कटआउट लेकर प्रदर्शन किया। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर संसद के घेराव की कोशिश की। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। संसद के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब सरकार इस पर क्या कह रही है। घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही एमईसीएम भी और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टैब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। लेकिन एलपीजी पर बवाल और हंगामे के लिए सरकार ने कांग्रेस और विपक्ष पर पलटवार कर दिया। सरकार कह रही है कि कांग्रेस और विपक्ष ऐसे वक्त में पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहा, जब वैश्विक संकट का समय। एक बार सुनिए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी लगातार एलपीजी के मामले में सरकार को घेर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और उनसे जुड़े लोग खुद ही कालाबाजारी कर रहे हैं। इसके साथ अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एलपीजी सिलेंडर के लगी लाइनों की तस्वीरें शेयर करने की भी अपील की। सुनिए एक बार उनको भी। फिर विपक्ष को इस तरीके से कहना कि विपक्ष के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अरे कालाबाजारी कर रही है सरकार और सरकार में मिले हुए लोग। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता से कहूँगा कि जहाँ जहाँ लाइन लगी है उसकी तस्वीर पार्टी कार्यालय को भेजी जाए। कम से कम सरकार तो जाने की लाइनें कहाँ लगी हैं। हमारे बहुत सारे साथी घबरा जाते हैं लाइन दिखाने में। एलपीजी को लेकर हम पाठशाला में ये बात पहले दिन से कह रहे हैं कि स्थितियां सामान्य नहीं हैं। वॉर की वजह से जो सप्लाई रुकी है उसका इंपैक्ट जमीन पर दिख रहा है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस बात को आखिरकार माना कि क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टॉक देश में है, लेकिन एलपीजी सप्लाई को लेकर अब भी थोड़ी चिंता बनी हुई। हालांकि इसके बावजूद देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप की तरफ से गैस सप्लाई के ड्राई आउट की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। घरों और हॉस्पिटल्स में एलपीजी सप्लाई बिना किसी रुकावट के होती रहे, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। यानी पेट्रोलियम मंत्रालय भी अब मान रहा है कि थोड़ा संकट तो है। सुनिए एक बार वो क्या कह रहा है, फिर आपको बताता हूं कि एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या नए फैसले लिए। स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हम बार बार कंज्यूमर से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें। उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है। स्थिति अभी चिंताजनक है। आज जाकर इन्होंने माना कि स्थिति चिंताजनक है। जो हमने आपको डे 1 पाठशाला में आंकड़ों के साथ बताया था कि जब इतना एलपीजी, इतना क्रूड ऑयल बाहर से आता है और वो पूरा रास्ता ठप पड़ गया, रुक गया, तो कैसे स्थिति सामान्य हो सकती थी बॉस?
और हमने कहा था, प्लेन में भी जाते हैं ना, पायलट बोलता है मौसम खराब है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, छुपाता नहीं है। वैसे ही बोलना था कि भाई ये संकट है, आपसे थोड़ा सहयोग चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री तो बोल के निकल लिए कि ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चकाचक है।